अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके घर वाले सभी खैरियत से होंगे। सो टुडे वी हैव सम रियली इंटरेस्टिंग एंड स्पूकी स्टोरीज एंड बाय दैट आई मीन इट। या क्योंकि जो आज की हमारी पहली कहानी है वो है लाइब्रेरी स्टूडेंट्स के बारे में। वो स्टूडेंट्स के जो लाइब्रेरी में बैठने के इतने शौकीन होते हैं कि इम्तहानात की तैयारी हो या फिर कोई भी किताब पढ़नी हो, वो अपना ज़्यादातर वक्त जो है लाइब्रेरी में स्पेंड करते हैं। ये भी एक ऐसे ही स्टूडेंट के मुतालिक है कि जो सबसे आखिर में जाया करती थी, मगर एक दिन उसके अलावा भी कोई और लाइब्रेरी में मौजूद था। वो कोई और कौन था, आइए जानते हैं। किताबों से मुझे अलग ही लगाव है। बचपन में जब बच्चे खिलौनों से खेला करते थे, मैं तब किताबों और रिसालों में तस्वीर देखा करती थी। ये किस्सा मेरे साथ तब पेश आया जब मैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठी किताब पढ़ रही थी। मुझे अपने रिसर्च वक्त में अमूमन देर हो जाया करती थी, तो लाइब्रेरी में सबसे आखिरी स्टूडेंट मैं ही हुआ करती थी। मैं किताब पढ़ रही थी कि मुझे पिछली रो से किताब के सफ़े पलटने की आवाज़ आ रही थी। मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि मेरे अलावा भी कोई है जो इतनी देर तक रुका हुआ है। खैर, मैं अपनी किताब में मसरूफ़ थी कि सफ़े पलटने की आवाज़ से मुझे अब बेचैनी होने लगी। मैंने नज़रअंदाज किया, मगर मुझे अपने काम में ध्यान देना मुश्किल हो रहा था। मैंने किताब बंद की और जाकर पिछली रो में देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं हैरान हुई कि अभी तो आवाज़ आ रही थी मगर अब कोई भी नहीं है। मैं दोबारा अपनी चेयर पर आकर बैठी तो मेरी किताब वहाँ से गायब हो चुकी थी। कि इतने में उसी रो से ज़ोरदार धमक की आवाज़ आई। मैंने जाकर देखा तो मेरी किताब वहाँ टेबल पर पड़ी हुई थी। अब मुझे मामलात गड़बड़ लगने लगे। मैंने फ़ौरन अपनी किताब उठाई और वापस हॉस्टल में आ गई। मैंने फ़िलहाल अपनी किसी सहेली से इस बात का जिक्र नहीं किया था और बाहर लॉन में आकर बैठकर किताब पढ़ने लगी। जिस चैप्टर पर मैं थी, मैंने वहाँ से किताब खोली तो उसमें एक कागज़ का टुकड़ा था जिस पर अजीब सी ज़ुबान में कुछ तहरीर था जो मेरी समझ से बालातर था, मगर इतना अंदाज़ा था कि ये इंसानी ज़ुबान तो नहीं लग रही। मुझे खौफ महसूस हुआ। मैं फ़ौरन भागकर अपनी रूममेट के पास गई और वो कागज़ उसको दिखाया तो वो बिल्कुल ब्लैंक था। उस पर कुछ भी नहीं लिखा था, जबकि कुछ ही पल पहले मैंने अपनी आंखों से उस पर तहरीर देखी थी। ये क्या वाक़या था, इसका क्या मकसद व मतलब था, ये मेरे लिए आज भी एक राज है। अगर मैं इनकी जगह पर होता ना, तो बजाय पीछे जाकर देखने के कौन है जो सफ़े आसपास पलट रहे, तो मैं देखने के बजाय वहाँ से फ़ौरन निकल जाता। बट एनी हाउ, अपनी अपनी बात होती है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास कहानी है वो है मरी टूर के रिलेटेड। मरी में बहुत से स्पॉट्स हैं जो काफ़ी हॉन्टेड हैं। उन्हीं हॉन्टेड स्पॉट्स में से एक घर है जो कि लोग बुक कराते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ट्रैवलिंग पर होटल्स के बजाय अपार्टमेंट्स या फिर हाउसेस बुक कराना पसंद करते हैं। तो ये भी कुछ दोस्तों का ग्रुप था जिन्होंने एक घर बुक कराया था, मगर उस घर में कुछ वाक़यात इनके साथ पेश आए जो काफ़ी नाकाबिले फरामोश हैं। हम दोस्तों का टूर पिछले साल मरी गया था। वहाँ हमने एक घर बुक कराया था जिसमें हमने 2 रातों का स्टे किया था। उस घर में जाने से पहले वहाँ के चौकीदार ने हमसे बात करने की कोशिश की थी, मगर मसरूफियत की वजह से हम उसकी तरफ तवज्जो न दे सके। खैर, हमने उस घर में चेक इन किया और बाहर चले गए। रात हो चुकी थी। हम लोगों ने खाना खाया, खूब शुगर लगा और फिर वापस आ गए। जो जूते मैंने पहने हुए थे उनकी वजह से मैं बेहद तंग हो रहा था और वापसी पर मेरे पैर दर्द कर रहे थे। रात को लेट नाइट हम दोस्त आपस में जिन्नात के किस्से और वाक़यात एक दूसरे को सुनाकर डरा रहे थे और फिर काफ़ी देर बाद हमने लाइट्स ऑफ की और सोने के लिए लेट गए। मेरे पैरों में दर्द हो रही थी
तो मुझसे सोया नहीं जा रहा था, जबकि बाकी सब सो गए थे। कुछ ही देर बाद मुझे मेरे बिस्तर पर पैरों की जानिब वजन महसूस हुआ, ऐसा कि जैसे कोई मेरे पैरों पर आकर बैठ गया हो और मुझे उसकी गर्माइश से सुकून मिल रहा हो। थकावट और नींद इस कदर थी कि मैंने नज़रअंदाज किया, ये समझकर कि कोई दोस्त है जो ऐसा कर रहा है। मैं कब सोया और कब जगा फिर उसके बाद मुझे मालूम नहीं। अगले दिन हम निकले, मस्ती की, शुगर लगाया और फिर वापसी पर मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि रात को कौन मेरे पैरों पर बैठा था। तुम लोगों का मकसद शायद मुझे डराना था, मगर मुझे बहुत सुकून मिला था और मैं बहुत अच्छी नींद सोया था। मेरे दोस्तों ने मेरा खूब मजाक उड़ाकर इस बात से इनकार किया कि ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे मन में यही था कि सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। खैर, रात को जब दोबारा सोने के लिए लेटे तो आधे घंटे बाद मेरी आंख खुल गई। मुझे फिर अपने पैरों पर वजन महसूस हो रहा था, मगर इस बार वजन बहुत ज़्यादा था। मैंने कंबल हटाया और सामने देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने जो ही अपने पैर पीछे किए और उसी दौरान मेरी नज़र ड्रेसिंग टेबल के शीशे में पड़ी तो मुझे उसमें छोटे से वजूद में एक औरत का अक्स अपने पैरों की जानिब बैठा दिखाई दिया। ये देखकर फौरन घबराहट से मेरी चीख निकल गई। मैं चिल्ला उठा। दो दोस्त उठे, उन्होंने लाइट्स ऑन की, मुझे पानी पिलाया, मगर मेरी हालत काफ़ी गैर थी। बाकी की रात लाइट्स ऑन रही। दोस्त मुझे तसल्ली दिलासे देते रहे। सुबह उठते ही हमने जाने की तैयारी की, मगर जाने से पहले चौकीदार ने हमें रोका और कहा कि यहाँ कोई भी 1 या 2 रात से ज़्यादा टिकता नहीं। और ये बात मैं आपको उस दिन भी बताना चाह रहा था जिस दिन आप आए थे। ये घर पुरसरार है। तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम भाई इस वाक़े से कुछ हद तक रिलेट करते होंगे, क्योंकि अक्सर जब तबलीगी दौरे होते हैं तो रिहाइश के लिए उन्हें अलग अलग ठिकाने मिलते हैं। उन्हीं ठिकानों में से एक ठिकाना आज हम इस कहानी में सुनेंगे, उसके बारे में कि जो हॉन्टेड था, मगर जाने वालों को इस बात का इल्म नहीं था, वो काफ़ी लाइल्म थे इस बात से। वहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसे वाक़यात पेश हुए जो काफ़ी पुरअसरार थे। मैं तबलीगी जमात के साथ अक्सर व बेशतर सफ़र पर जाता हूँ। एक मरतबा ऐसे ही सफ़र पर जाना हुआ जो मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उस तबलीगी दौरे पर जहाँ हमारी रिहाइश थी वो जगह पुरअसरार थी, मगर इस बात से हम बिल्कुल बेखबर थे। सफ़र का आगाज़ किया, हमारी फ़्लाइट पहुंची और हम अपनी मंजिल पर पहुंचे। दिन को अपने मामलात मुकम्मल किए और रात को सोने के लिए हमें एक घर मिला। मुझे याद है कि रात को सोने की तैयारी कर रहा था और अपना बिस्तर साफ करके उस पर लेट गया। नई जगह थी तो नींद कुछ खास नहीं आ रही थी, पर कैसे तैसे करके मेरी आंख लगी और मैं सो गया। मेरी आंख खुली काफ़ी देर बाद। मैंने वक्त देखा तो फजर में अभी देर थी। अमूमन नमाज के वक्त मेरी आंख खुला करती है, मगर इस मर्तबा काफ़ी पहले खुल गई। मैंने टाइम देखकर मोबाइल साइड पर रखा तो मेरी नज़र सामने दरवाजे पर पड़ी, जिस पर सायानुमा अक्स पड़ रहा था, जैसे किसी इंसानी वजूद का हो। मैंने उस पर मोबाइल फ्लैश की रोशनी डाली तो उधर कुछ भी नहीं था। मैंने नज़रअंदाज किया और सो गया। उसी वक्त मुझे बाहर से कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ें आने लगी। मुझे लगा शायद दूसरे भाइयों में से कोई होगा, मगर ये कोई वक्त नहीं था किसी के जागने और यूं बात करने का। अंदाज़ा मुझे अब था कि मामलात कुछ और है, लिहाजा मैंने दुआ पढ़ी और फ़ौरन से सब कुछ थम गया। अगली रात फिर यही हुआ। मेरी आंख खुली, मगर इस मर्तबा मुझे मेरे कमरे की खिड़की से आवाज़ आ रही थी। खिड़की के बाहर एक पतली सी गली है जिसमें मुझे 2 औरतों के आपस में गुफ्तगू और खुसर पुसर करने की आवाज़ें आ रही थी, जो मेरे लिए बेहद खौफनाक था, क्योंकि मैं जानता था कि रात के वक्त इस पहर औरतों का बाहर कोई काम नहीं।
और ख़ास कर जिस जगह पर मैं था, जिस मुल्क में मैं था, वहाँ पर लोग अपनी औरतों को रात के वक्त बाहर निकालने का सोच भी नहीं सकते। किसी तरह दुआओं के सहारे रात गुजारी और अगले दिन बाकी भाइयों से जब इस बात का जिक्र किया तो मालूम हुआ कि उनके साथ भी इसी तरह के पुरस्कार वाक़यात पेश आ रहे थे। जिसके बाद हमने अपनी वापसी कर ली और खैरियत से अपने अपने घर पहुंचे। कुछ लोगों में इंसानियत इस कदर कूट कूट कर भरी होती है कि वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते कि जिसमें किसी अगले इंसान को मदद की ज़रूरत हो और वो उनकी मदद ना करें। ऐसे ही एक मुकद्दर के सिकंदर का वाक़या है। आधी रात को किसी बूढ़ी खातून को इन्होंने हाईवे पर देखा और इनके अंदर इंसानियत जागी और इन्होंने मदद करने के लिए उन्हें लिफ्ट दे दी। अब किया तो इन्होंने बहुत अच्छा काम था, मगर लाजमी नहीं कि अक्सर हमें जो जैसा दिख रहा होता है वो वैसा ही हो। एक रात मेरा दोस्त जीशान काफ़ी देर से अपने घर को लौट रहा था। उसका गुजर हाईवे की तरफ से था। रास्ते में उसको एक बूढ़ी खातून दिखाई दी और उसने सोचा कि क्यों ना इन्हें लिफ्ट दे दी जाए। उसने बाइक साइड पर रोकी और बूढ़ी खातून से पूछा कि दादी, इतनी रात गई सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? आओ पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। जिशान ने उस बूढ़ी खातून को बाइक पर बिठा दिया और बाइक चला दी। रास्ते में जिशान को कुछ अजीब महसूस होने लगा, जैसे बाइक पर वज़न कुछ ज़्यादा ही डल गया हो, जबकि बूढ़ी खातून का वज़न आखिर कितना हो सकता है। खैर, उसने नज़रअंदाज किया और चलता रहा। पीछे से एक ट्रक आ रहा था जिसकी हेडलाइट्स की रोशनी बाइक के शीशों में पड़ रही थी। जिशान बाइक को मज़ीद साइड पर कर रहा था कि उसकी नज़र दोबारा शीशे में पड़ी तो बूढ़ी खातून अपनी बेहद लंबी और नोकीली ज़ुबान निकाले उसकी गर्दन की तरफ लपकने की कोशिश कर रही थी। जिशान ने यह देखा और वहीं हालत गैर होने की वजह से बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। बहुत देर बाद होश आने में जिशान ने पहला सवाल ये किया कि क्या मेरे साथ कोई बूढ़ी खातून भी एडमिट हुई है? तो नर्स ने जवाब दिया कि एक्सीडेंट की जगह से आपको अकेला ही लाया गया है। ताजुब इस बात का है कि जो जिशान ने देखा वो क्या था। वो लंबी सी जुबान जो उसकी गर्दन की तरफ आ रही थी, और ये कि अगर वाकई ही कोई बूढ़ी खातून थी तो फिर उसको भी जिशान के साथ ही एडमिट होना चाहिए था, या कोई खैर खबर तो मालूम होती। मगर वो सब ऐसे था जैसे वो बूढ़ी खातून महज एक ख्वाब या वहम से बढ़कर कुछ नहीं थी, और ये कि उसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। इनका नाम इफ्जा शौकत है और इन्होंने अपनी खाला का ये वाक़या हमारे साथ शेयर किया है कि जब उनकी खाला की शादी नहीं हुई थी तब, क्योंकि सारे एक ही घर में रहते थे, वहाँ पर उनके कमरे में कुछ अजीबोगरीब वाक़या पेश आया था। आइए सुनते हैं। ये उन दिनों का वाक़या है जब मेरी खाला और वालिदा की शादी की उम्र थी। तब सब एक ही घर में रहा करते थे। उस घर में मेरी खाला का कमरा बाकी सबसे थोड़ा दूर था। उस कमरे में दीवार और फर्श के दरमियान एक सुराख था। वो सुराख कमरे में पानी इकट्ठा होने की सूरत में बनाया जाता था कि पानी उसमें से गुजर जाए। सारा दिन घर का काम काज करने के बाद वो मामूल के मुताबिक अपने कमरे में आराम करने गई। वो लेटी हुई थी कि उन्हें कमरे में से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। उन्होंने अपनी आंख खोली तो उन्हें उस सुराख में से छोटे छोटे कद के बोने निकलते हुए दिखाई दिए। खाला बेहद सहम गई थीं कि कुछ कह भी न सकी, और वो बोने उनके ऊपर चढ़कर उन्हें गुदगुदी करने लगे। शिद्दत इतनी थी कि हंसने की वजह से उनके पेट में बल पड़ने लगे और सांस लेना मुश्किल हो रहा था।
अल्लाह ताला की मदद से दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द किया और उन बोनों का वज़न उनके जिस्म से कम होता गया कि वो वापस अपने बिल में चले गए। खाला ने फ़ौरन नानो को इस वाक़ये के मुतालिक बयान किया, जिसके बाद वो सुराख मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया गया और दोबारा उनके साथ कभी कोई वाक़या पेश नहीं आया। इन मोहतरमा का नाम उरूज है और जो इन्होंने वाक़या हमारे साथ शेयर किया है वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए सुनते हैं। मेरी उम्र 11 बरस थी जब ये वाक़या मेरे हमरा दीगर कज़न्स के साथ भी पेश आया। ये करनी तो किसी एक की थी मगर भुगतना सबको पड़ा था। खैर, कह भी क्या सकते हैं, उम्र भी तब ऐसी थी कि नादानी किए बगैर रहा नहीं जाता था। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। कुल मिलाकर उस घर में 4 फैमिलीज रहा करती थी। मेरे जितने भी कज़न्स थे वो सब मेरे हम उम्र थे और सारा दिन खेल कूद हमारा मामूल था। मेरा कज़न जिसका नाम नवीद है वो हमें डरावनी कहानियाँ सुनाया करता था और हम शौक़ से सुना करते थे। जिस कमरे में वो अपने वालिदैन के हमरा रहते थे वहाँ वो बस सोने जाया करते थे। उसके अलावा वो सारा दिन नीचे बाकी सबके साथ वक्त गुजारते थे। एक दिन नवीद को न जाने क्या सूझी, उसने हम सबको अपने कमरे में बुलाया और जिन्नात को बुलाने की बातें कर रहा था। हम बच्चे थे, सभी एक्साइटेड हो गए कि हम जिन्नात को बुलाएंगे। तो नवीद ने किचन से तमाम कैंडल्स इकट्ठी की और कमरे में गोल दायरा बनाकर सभी कैंडल्स को जलाया। वो सीन किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। उसने हमें कहा कि दायरे के अंदर बैठ जाओ और एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। मेरी कज़न को जोश आया, उसने कमरे की लाइट्स भी ऑफ कर दी और फिर सभी हाथ पकड़कर एक दूसरे का दायरे में बैठ गए। नवीद ने सवाल किया कि अगर कोई जिन है तो सामने आ जाए। कुछ मिनट्स तक कोई हलचल नहीं हुई कि एकदम कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और तमाम कैंडल्स बुझ गई। सभी बच्चे चीखें मारते हुए नीचे भाग आए। आज 14 साल हो चुके हैं इस वाक़े और उस कमरे में अगर कोई बच्चा 3 या 7 साल का जाए उसे वहाँ अपने हम उम्र बच्चे दिखाई देते हैं जिनके साथ वो बाकायदा खेलते भी हैं। मगर जो बच्चे बड़े होते जाते हैं उन्हें वो जिन्नात नज़र आना या वो बच्चे नज़र आना बंद हो जाते हैं। हमारी एक फ्रीक्वेंट व्यूअर हैं, इनका नाम फातिमा। इन्होंने पहले भी हमारे साथ कुछ वाक़यात शेयर किए हैं और आज फिर इनका एक वाक़या है जो हम तक पहुंचा है। वो वाक़या क्या है, आइए सुनते हैं। ये वाक़या मेरी भाभी से जुड़ा है। मेरे बड़े भाई को अक्सर नींद नहीं आती थी तो वो वॉक करने निकल जाते थे। इसी बीच भाभी सो जाया करती थी। वो बताती हैं कि एक रोज़ वो कमरे में लेटी आराम कर रही थी कि उनको महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई इधर उधर टहल रहा हो। उन्होंने गुनूदगी की हालत में देखा तो भाई टहल रहे थे। जब उन्होंने करवट बदली तो उनकी नज़र बिस्तर पर पड़ी जहां भाई उनके साथ ही सो रहे थे। उन्होंने फ़ौरन मेरे भाई को उठाया और कहा कि कमरे में कोई है। मगर जब भाई उठे और उन्होंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। भाभी बताया करती हैं कि भाई के मुल्क से बाहर जाने के बाद वो कमरे में अकेली हुआ करती थी तो अक्सर रात को उन्हें महसूस होता था जैसे उनके पैरों की जानिब कोई बिस्तर पर बैठा हुआ हो और उसके उठने से बाकायदा बिस्तर से वज़न भी कम होता महसूस होता था। काफ़ी अरसे तक इस बात के मुताल्लिक किसी को नहीं मालूम था। आखिरकार भाभी ने घर वालों के साथ शेयर किया तो पता करवाने के बाद मालूम हुआ कि कमरे में किसी बुजुर्ग का साया है और ये कि उस कमरे को हर मुमकिन साफ और पाक रखा जाए। तब से हम उस कमरे को पाकीज़ा रखते हैं। कुछ लोग होते हैं उन्हें अलग अलग किस्म के फोबियाज़ होते हैं। ये मोहतरमा है कि इन्हें रात की तारीकी से काफ़ी खौफ
आता है। और इनके इन वहम की वजह से कह सकते हैं, जो कि उन्होंने खुद भी कहा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा वहम होते थे। पर एक दिन इनके साथ कुछ इस तरह का वाक़या पेश आया कि आई डोंट नो वो इनका वहम ही था या कुछ और, मगर आइए सुनते हैं। हमारे घर में अलग अलग वाक़यात का तसलसल रहा है। मेरी वालिदा जो 5 वक्त की नमाजी हैं, बताती हैं कि एक रोज़ नमाज से कुछ मिनट्स पहले उनकी आंख खुली और उन्होंने देखा कि बाबा बेड पर बैठे किसी चीज़ पर टिकटिकी बांधे देख रहे हैं और बिल्कुल खामोश हैं। वालिदा ने उनसे पूछा कि क्या बात है, ऐसे क्यों बैठे हैं? तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। वालिदा ने उठना चाहा तो उनकी नज़र बिल्कुल साथ पड़ी तो बाबा सो रहे थे। उन्होंने बाबा को उठाना चाहा कि कमरे में कोई है, तो बाबा उठे और उन्होंने देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। इसी तरह मेरे साथ भी वाक़यात चलते रहे, मगर उनमें से बहुत ज़्यादा वहम थे, क्योंकि मुझे रात से खौफ आता है। मेरा एक रूम घर के ऊपर वाले पोर्शन में है, जहाँ मैं अपना आर्ट्स का काम करती हूँ। मैं अपना काम कर रही थी और वाटर कलर्स के पैलेट को वॉश करने के लिए मैं बाथरूम गई, तो वॉश बेसिन में मुझे एक नाखून पड़ा हुआ मिला जो बहुत लंबा और बड़ा था। मैंने वो उठाया और सबसे पूछा कि ये किसका नाखून है, तो सब ने इनकार किया कि ये किसी का भी नहीं। और ये बात मैं भी जानती थी कि ये नाखून मेरे घर में से तो किसी का भी नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो वो मेरे नाखून से मिल रहा था, ना बहन के, ना वालिदा के, और ना ही घर में आने वाली काम वाली बाई के। वो नाखून किसका था, मेरे वॉश बेसिन में कैसे पहुंचा, ये बात मालूम नहीं हुई। मगर दोबारा ऊपर वाले पोर्शन में जाते मुझे एक अजीब सी वहशत महसूस होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एन्जॉयड दिस एपिसोड। हर बार की तरह मैं यही कहता हूँ और अंग्रेज़ी में कहता हूँ, मगर इस दफ़ा मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। वो ये कि अपनी नमाज पर और अपने दीन को तरजीह दीजिए, क्योंकि आखिर में इसी की पूछताछ हमसे होनी है। तो बेहतर ये है कि हम क्यों ना नेक काम करें इस दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में, ताकि वो कल को हमारे काम आए। तो हमेशा अच्छी बातें किया करें और दूसरों तक भी अच्छी बातें पहुँचाएँ, क्योंकि जब तक वो आगे बढ़ती जाएंगी आपको भी उसका अजर मिलता रहेगा। एनी हाउ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब, टैप द बेल नोटिफिकेशन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग।